हेलो गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं सीटेट जनवरी 2025 में होने वाले एग्ज़ाम के लिए दोस्तों, जो सीडीपी 30 नंबर की आती है। मींस जो सीटेट का आपका पेपर होता है दोस्तों, पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों 150-150 नंबर के होते हैं। और सीडीपी दोस्तों दोनों में कॉमन है। मींस सीडीपी 30 नंबर की आती है दोनों में, जो सिलेबस सेम है। मतलब प्राइमरी का भी सिलेबस जो सीडीपी का है सेम है, चाइल्ड डेवलपमेंट। और जो जूनियर का सिलेबस है वो भी सेम है दोस्तों, चाइल्ड डेवलपमेंट मींस सीडीपी का। तो इसलिए इसको प्राइमरी वाले स्टूडेंट और जूनियर वाले स्टूडेंट दोनों लोग देख सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी के आर्थिक पृष्ठभूमि को सब पहचानने में। फिर दूसरा, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए या औचित्य स्थापित करने में। तीसरा, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। और चौथा, शिक्षार्थी सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो इसमें दोस्तों बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षा की सहायता करता है, शिक्षार्थी के आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में नहीं, आर्थिक पृष्ठभूमि से कोई मतलब नहीं। फिर दूसरा, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। तीसरा दोस्तों, शिक्षार्थियों को भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। और चौथा है शिक्षार्थी सामाजिक स्तर को पहचानने में। सामाजिक स्तर को भी कोई मतलब नहीं, क्यों पढ़ाना चाहिए ये भी नहीं होगा दोस्तों, क्यों पढ़ाना चाहिए ये नहीं, पढ़ाना तो सभी को है। तीसरा हो जाएगा कि शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। फिर नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। पहला ऑप्शन सही हो सकता है, दूसरा ऑप्शन लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तीसरा ऑप्शन बुद्ध के भिन्न पक्षों के लिए सही है। चौथा ये सभी सही है। तो दोस्तों ये सभी सही नहीं है, पहली बात तो चौथा ऑप्शन गलत। बुद्ध के भिन्न पक्षों के लिए सही है, नहीं ये भी नहीं। सही हो सकता है, नहीं ये दिखाता है दोस्तों लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। फिर नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन है इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे, उस पर हमेशा नज़र रखेंगे। पहला ऑप्शन है उनके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। फिर तीसरा है उसे समझाएं कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए। चौथा दोस्तों, इरफान को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देंगे, ये तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। चौथा ऑप्शन उस पर हमेशा नज़र रखेंगे, ये भी नहीं, गलत है दोस्तों। और तीसरा ऑप्शन उसे समझाएंगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए, नहीं, इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। उनके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। फिर नेक्स्ट स्लाइड पर चौथा क्वेश्चन है क्रिस्टीना, ये दोस्तों 26 जून 2011 का पेपर है, 26 जून 2011 का पेपर है। फिर चौथा क्वेश्चन है कि क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस, मतलब क्रिस्टीना कोई टीचर है, शिक्षिका है, वो अपने जो जिस क्लास में पढ़ाती है उसको टूर मतलब क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ जहाँ पर गई थी क्षेत्र भ्रमण पर उस पर चर्चा करती है। यह किस ओर संकेत करता है। पहला ऑप्शन दोस्तों सीखने के लिए आकलन, दूसरा ऑप्शन है आकलन के लिए सीखना, तीसरा ऑप्शन है आकलन का सीखना, चौथा ऑप्शन सीखने का आकलन। तो दोस्तों यहाँ पर आप ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें 3 आता है, सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, सीखने, एक मिनट दोस्तों, सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, एक और है दोस्तों याद नहीं आ रहा, 3 है इसमें, तीनों पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जैसे पहला है कि सीखने के लिए आकलन, तो हो तो गए यही आंसर इसका, क्योंकि सीखने के लिए आकलन होगा। अब कारण इसका बता देता हूँ क्यों होगा। क्योंकि भैया जब वो क्षेत्र भ्रमण पर ले गई तो वो कुछ ना कुछ सीखने के लिए ही गई होगी ना। जैसे हम ही लोग जाते हैं टूर पे तो वहाँ कुछ जो मुख्य उद्देश्य होता है वो सीखने का होता है कि हमें वहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ें सीखनी है, तो वही है सीखने के लिए आकलन। फिर नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों, पाँचवा क्वेश्चन है कि प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है,
इसका अर्थ है कि स्वयं में विशिष्ट मतलब हर बालक की अपनी अलग पहचान दोस्तों। तो इसमें पहला ऑप्शन है, शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषताएं होती है और ना ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठचर्या संभव नहीं है। एक विषमरूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन है, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है, इसमें दो ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं, उन्हीं दोनों में से होगा। दूसरा तीसरा तो नहीं होगा, दूसरा तीसरा तो नहीं होगा। इसमें पहला चौथे में से एक होगा। तो शिक्षार्थियों, पहला ऑप्शन, शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषताएं होती हैं और ना ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। अब चौथा क्या ऑप्शन है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं। इसमें होगा दोस्तों चौथा ऑप्शन सही। कारण बताता हूँ, ये भी नहीं होगा कि शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषताएं होती और ना ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। ये भी सही है, लेकिन दोनों में ये ज़्यादा सही है, चौथा वाला। कोई भी दो शिक्षार्थी, क्योंकि यहाँ पर दो से तुलना की गई, कोई भी दो शिक्षार्थी, तो दो शिक्षार्थियों की बात की गई, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। बिल्कुल बात सही, आप ऐसे भी रियल लाइफ में देख सकते हैं। कोई भी दो स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते, बहुत रेयर केस होता है। तो इसका बहुत सिंपल एग्जांपल मैं बताता हूँ। आप लोग क्लास में देखे होंगे, कभी भी बहुत रेयर केस होगा कि कोई दो स्टूडेंट फर्स्ट आ जाएं, नहीं तो एक ही आता है फर्स्ट हमेशा। ये इसका बहुत अच्छा उदाहरण है दोस्तों कि स्वयं विशिष्ट है। इसका अर्थ यही है दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। छठवां क्वेश्चन है कि सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। सृजनात्मक का मतलब होता है दोस्तों कि नवीन ज्ञान से, मतलब नए ज्ञान, नए विचार से। सृजनात्मक का अर्थ होता है नया ज्ञान, नया विचार। पहला ऑप्शन है कि सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक। पहला ऑप्शन है विषय वस्तु आधारित प्रश्न। विषय वस्तु का मतलब सब्जेक्ट, कंटेंट आधारित। फिर दूसरा है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। तीसरा एक अत्यंत अनुशासित कक्षा। और चौथा प्रत्यक्ष शिक्षण, प्रत्यक्ष प्रश्न। प्रत्यक्ष का मतलब आमने सामने, अप्रत्यक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट, मतलब कोई सामने रहे ना रहे। अप्रत्यक्ष जैसे इस टाइम जो देखा होगा आप लोगों ने दोस्तों, कोर्ट में जैसे मुजरिमों की इस समय वो होती है, क्या कहते हैं, पेशी, तो जेल से हो जाती है। और ये क्या कहते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होती है। तो ये अप्रत्यक्ष है। जैसे सामने जाते हैं तो प्रत्यक्ष होता है। तो ये ऑप्शन समझ में गए होंगे आप, लेकिन ये ऑप्शन होगा नहीं, मैंने आपको बताया इसका। फिर एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, इसका भी कोई मतलब नहीं। विषय वस्तु आधारित नहीं। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, रचनात्मक, इसका मतलब वो मुक्त का मतलब कि एक जैसे कोई क्वेश्चन पूछा आपने तो उसके कई उत्तर हों, एक कोई सीमित उत्तर ना हो दोस्तों। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। सातवां क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। पहला ऑप्शन है समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करनी। फिर दूसरा ऑप्शन अधिक से अधिक पाठ सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने। शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने। चौथा है दोस्तों कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने। तो शिक्षार्थियों को किस लिए नहीं प्रोत्साहित करना चाहिए, तो इसमें एक ही ऑप्शन सही है दोस्तों, निगेटिव पूछा गया है कि शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को उत्तर याद करने। तीसरा हो जाएगा इसमें। इसमें ज़्यादा समझ नहीं, जैसे चारों ऑप्शन कोई मतलब नहीं समझने, क्योंकि याद करना निगेटिव सीटेड में, जिसमें याद, कंठस्थ, स्मरण, ये सब दोस्तों एक ही वर्ड है। ये आ जाएंगे तो वो गलत हो जाएगा दोस्तों, वही ऑप्शन अगर नहीं पूछा गया तो। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण है। रचनात्मक आकलन एक दोस्तों होता है फॉर्मेटिव, एक होता है वो योगात्मक आकलन में इंग्लिश नहीं आती, समेटिव होती है इंग्लिश इसकी, फॉर्मेटिव, समेटिव। तो ये जो योगात्मक आकलन होता है, योगात्मक आकलन का मतलब एक बार आकलन, जैसे साल में सत्र परीक्षा होती है। और रचनात्मक आकलन का मतलब हुआ कि जैसे इस समय यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं, फिर सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं, तो ये रचनात्मक आकलन में आता है। उपकरण नहीं, नेगेटिव पूछा गया है। तो मौखिक प्रश्न है, सत्र परीक्षा है, प्रश्नोत्तरी और खेल है, दत्तकार है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन ही सही हो जाएगा। सत्र परीक्षा मतलब योगात्मक आकलन में होता है। सत्र परीक्षा मतलब जैसे एनुअल एग्ज़ाम जो होता है, यही सत्र परीक्षा।
तो रचनात्मक आकलन में कभी नहीं आएगा कि ये आप एक बार एग्ज़ाम लीजिए और बच्चे को सही गलत बता दीजिए, ये कभी नहीं होता दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, 9वां क्वेश्चन है। आज थोड़ा सा शोर शराबा है, माफ़ कीजिएगा इसके लिए।